नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ हंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि अब आप लोगों की क्लास जो है वो रेगुलर चलेगी, ठीक है। और ये हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण, इसके प्रैक्टिस सेट अब आपको डेली दिए जाएंगे, जिसमें लो लेवल से लेकर के हाई लेवल एग्जाम तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है वो रखे जाएंगे, ठीक है। और DSSB PRT इसकी जो पेडागाजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये अच्छे ढंग से TGT हिंदी। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि YouTube पर हिंदी साहित्य के वीडियो बहुत कम फ्री में मिलेंगे, तो आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार करवाई जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये सुपर टेट, ध्यान दीजिएगा, सुपर टेट प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट और UPSI हिंदी, UP TGT हिंदी और जूनियर सुपर टेट हिंदी, इसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा। और रीट की मैराथन क्लास चलेंगी, जिससे आपके सभी सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों जो चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न, मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं। दोस्तों अच्छे लेवल का प्रश्न है और कई सारे हिंदी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से समझिए। मैथिल कोकिल नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं। A रहीम दास, B सुंदरदास, C मलिक मोहम्मद जायसी और D विद्यापति। तो दोस्तों इसका सही आंसर, मैथिल कोकिल नाम से कौन कवि जाने जाते हैं, विद्यापति। विद्यापति की एक रचना है पदावली, और इसकी रचना इन्होंने मैथिली में की थी, ठीक है, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है। और इनकी दो रचनाएं और फेमस हैं, एक कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ठीक है। तो कीर्ति लता इन्होंने अवहट्ट भाषा में, ध्यान दीजिएगा, अवहट्ट में पूछा करता है कई बार अच्छे लेवल के एग्जाम में, जैसे DSSB हो गया, आपका UP TGT हो गया, तो उसमें पूछा जा चुका है कि विद्यापति की जो कीर्ति लता है वो किस में लिखी गई है, तो अवहट्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है। यह भी दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछ रहा है पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था, चंद बरदाई द्वारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चंद बरदाई द्वारा लिखा गया था। और इसकी भाषा क्या है, तो A पार्ट है डिंगल, B पार्ट है पिंगल, C अपभ्रंश और D है अवधि। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डिंगल का मतलब क्या होता है, अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस आपका क्या हो जाएगा, राजस्थानी, यानी दोनों का मिश्रित रूप, दोनों भाषाओं का मिश्रित रूप जो है वो क्या कहलाता है, डिंगल, ठीक है। और पिंगल क्या होता है, पिंगल ध्यान दीजिएगा, तो अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। डिंगल आपका जो है वो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी और पिंगल है अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, तो A पार्ट डिंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, याज्ञसेनी, और कई बार पूछा जा चुका है। याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है, A कुंती, B द्रौपदी, C पार्वती, D सची। तो दोस्तों याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है, B पार्ट द्रौपदी। इनका जन्म हुआ था किससे, यज्ञवेदी से, यानी यज्ञ से जन्म होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, याज्ञसेनी। और दो पर्यायवाची यानी इनके दो नाम और हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, एक है सैरेंद्री, ध्यान दीजिएगा, सैरेंद्री, और दूसरा है आपका क्या, पांचाली। पांचाल की रहने वाली थी इसलिए इनका नाम पांचाली भी था, ठीक है। तो सैरेंद्री और पांचाली याज्ञसेनी, ये किसके नाम है, द्रौपदी के। और दोस्तों एक और आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सची। सची जो है किनकी पत्नी है, इंद्र भगवान की, ठीक है, इंद्र की पत्नी है सची। इसीलिए अगर पूछ ले कि सची पति का पर्यायवाची क्या है, तो इंद्र, ठीक है। और इंद्र का ही दूसरा नाम क्या है, मधुआ, यह भी कई बार पूछा जा चुका है, मधुआ, ठीक है। तो अगर पूछ ले मधुआ रानी किसका पर्यायवाची है, तो वो हो जाएगा सची का। और पूछे मधुआ किसका पर्यायवाची है, तो वो है इंद्र का। और इंद्र का एक पर्यायवाची पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है किलों को ढाने वाला, तो पुरंदर भी कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, तो ये भी इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, घर घर में कौन सा समास है। घर घर यानी एक शब्द दो बार आया है, घर घर में कौन सा समास है, A द्विगु समास, B द्वंद्व समास, C तत्पुरुष समास, D अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों घर घर में कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव होगा। यानी एक शब्द जब दो बार आ जाए, जैसे दिन दिन, रात रात, दिनों दिन, रातों रात, धीरे धीरे, तो कौन सा होगा, अव्ययी भाव। और अगर जैसे आ जाए रात दिन, ठीक है, अपोजिट शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ध्यान दीजिएगा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राहुल सांकृत्यायन। दोस्तों जब आपको हिंदी साहित्य बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा तो पूरी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? तो वीर गाथा काल, ठीक है, वीर गाथा काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा बीजोपवन काल, ठीक है, बीजोपवन काल, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा था? आदिकाल, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा, ध्यान दीजिएगा। और एक चार्ल्स ग्रियर्सन जी हैं, उन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। और राम कुमार वर्मा जी, ध्यान दीजिएगा, राम कुमार वर्मा जी ने इसको आदिकाल को चारण काल और संधिकाल, चारण काल संधिकाल दोनों कहा है, ठीक है। तो आदिकाल के जो अन्य नाम हैं ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए जाएंगे, पूरा इतिहास बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राहुल सांकृत्यायन, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले, ठीक है। अगला प्रश्न है, दोपहर में कौन सा समास है? ध्यान दीजिएगा, दोपहर में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। तो दोस्तों जहां पर पहला पद दोपहर यानी पहला पद जहां पर क्या होता है? संख्यावाची होता है, वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पर समास होता है कौन सा? द्विगु समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौमचर्यू के रचनाकार कौन है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पौमचर्यू के रचनाकार कौन है? ए पुष्पदंत, बी अमीर खुसरो, सी भट्ट केदार और डी है स्वयंभू। तो दोस्तों पौमचर्यू के रचनाकार कौन है? स्वयंभू, ध्यान दीजिएगा। और अच्छे लेवल के जो एग्जाम है उनमें पूछा करता है कि पौमचर्यू में किसकी कथा है? तो राम जी की कथा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे DSSS हो गया, यूपी TGT, NVS, ये जैसे बड़े बड़े एग्जाम है, PGT GIC प्रोक्ता, उनमें पूछा है पौमचर्यू में किसकी कथा है? तो राम जी की कथा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये दोस्तों आपके यूपी टेट में आया था जूनियर में, ध्यान दीजिएगा। गांठ का पूरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए ईमानदार, बी लापरवाह, सी दुकानदार, डी मालदार। तो गांठ का पूरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही ऑप्शन कौन सा है? डी पार्ट, मालदार होना या धनी होना गांठ का पूरा होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है? ठीक है, ए अवधी, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी, डी कौरवी। तो इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है? तो इसका कौन सा पार्ट सही है? डी पार्ट, कौरवी। और इसी का दूसरा नाम है दोस्तों खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली, ध्यान दीजिएगा। तो यह पश्चिमी हिंदी की बोली है, कौन सी? कौरवी। और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये कौन सी है? तो ये पूर्वी है। ये आपकी तीनों जो है क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये सिंपल है, ध्यान से समझिए। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अत, बी अत्य, सी आ और डी है अति। तो दोस्तों इसका कौन सा सही होगा? डी पार्ट, अति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ये दोस्तों कई बार पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी उर्दू और डी है फ्रेंच। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया, डी पार्ट। और किसने लिखा था? तो गारसा दा तासी ने, ध्यान दीजिएगा, गारसा दा तासी। और दोस्तों ये एक बात और ध्यान दीजिएगा कि गारसा दा तासी ने सर्वप्रथम जब हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा तो उसका नाम क्या था? इस्तवार दा ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। जब आपको इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी तो बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से PGT GIC प्रोक्ता लेवल तक की हिंदी साहित्य का इतिहास आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि त्यक्त शब्द का सही विलोम क्या है? त्यक्त शब्द का सही विलोम क्या है? ए त्याज्य, बी तुच्छ, सी प्रिय, डी गृहीत। तो दोस्तों त्यक्त शब्द का सही विलोम क्या होगा? गृहीत। त्यक्त का मतलब क्या होता है? त्यागना, और गृहीत का मतलब ग्रहण करना। त्याज्य का दोस्तों अगर विलोम पूछेगा तो होगा आपका ग्राह, ठीक है, ग्राह्य, ठीक है। और तुच्छ का क्या होगा? महान, और प्रिय का अप्रिय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? ए पुष्पदंत, बी अमीर खुसरो, सी तुलसीदास, डी रहीमदास। तो दोस्तों खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो, ध्यान दीजिएगा, बी पार्ट सही है, ठीक है। और ये मुकरियों और गजलों के लिए, पहेलियों के लिए क्या है? फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। और पुष्पदंत की दोस्तों एक रचना याद रख लीजिए, महापुराण,
ये अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, महापुराण पुष्पदंत की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान के लिए एक शब्द क्या है? रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान के लिए एक शब्द क्या है? ए नेपथ्य, बी पृष्ठभूमि, सी पृष्ठभाग और डी है पथ्य। तो दोस्तों रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? नेपथ्य। ठीक है, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से अर्धस्वर कौन सा है? ए या और वा, बी ई और उ, सी री और री, डी आ और उ। तो दोस्तों इनमें से अर्धस्वर कौन कौन से हैं? तो या और वा। ठीक है, ए पार्ट ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी केशवदास, डी कबीरदास। तो दोस्तों कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सी पार्ट केशवदास जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ये अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ए अतएव, बी रजनीश, सी तपोगुण, डी सदाचार। तो अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा? अतः धन एव। ठीक है, रजनीश का क्या होगा? रजनी धन एस। ये यहां पे दीर्घ संधि है। ठीक है, तो दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत। तो इसका सही पार्ट क्या होगा? पी पार्ट। ठीक है, और तपोगुण तपा धन गुण ये भी विसर्ग संधि है। सदाचार सत धन आचार ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा गलत है? ए पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई, बी खुमान रासो, दलपति विजय की, विसल देव रासो, नरपति नाल और परमाल रासो किसकी है? सारंगधर। तो दोस्तों इसमें कौन सा युग्म गलत है? तो डी पार्ट परमाल रासो, ये जगनिक की है। ध्यान दीजिएगा, जगनिक। और इसी को हम परमाल रासो को क्या कहते हैं? आलाखंड। परमाल रासो को ही आलाखंड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। ए यमक अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार और डी है आपका उपमा अलंकार। तो जहां पर दोस्तों तुलना की जाए, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। और यहां पे क्या की जा रही है? तुलना। उल्का सी रानी यानी उल्का जैसी रानी दिशा दीप्त करती थी, डी पार्ट। ठीक है, उपमा अलंकार। आगे बढ़ते हैं। यह दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नीलोत्पल में कौन सा समास होता है? ध्यान दीजिएगा, नीलोत्पल में कौन सा समास होता है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय है, सी अव्ययी भाव और डी है द्विगु समास। तो दोस्तों नीलोत्पल का मतलब क्या हुआ? नीला उत्पल। उत्पल का मतलब क्या होता है? कमल। ध्यान दीजिएगा, उत्पल का मतलब क्या होता है? कमल। तो नीला उत्पल यानी विशेषता बतलाई जा रही है, तो कौन सा समास होगा? बी पार्ट कर्मधारय समास। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं अवधि में है, कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से तुलसीदास की कौन सी रचना है जो ब्रज भाषा में है? ए गीतावली, बी पार्वती मंगल, सी रामलला नहछू, डी बरवै रामायण। तो दोस्तों तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ए पार्ट गीतावली। ध्यान दीजिएगा, जहां पर वली लगा है, जैसे गीतावली हो गया, आपकी दोहावली हो गया, कृष्ण गीतावली हो गया, वो सब किसमें है? ब्रज भाषा में। और ये तीनों किसमें है? ये आपकी अदर लैंग्वेज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? ये कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के एग्जाम में मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? ए मीराबाई, बी नंददास, सी गोविंद स्वामी और डी है आपका सूरदास। तो दोस्तों मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई जी की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मीराबाई का मलाल किनकी है? मीराबाई की ही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, रैदास या रविदास। ठीक है, रैदास या रविदास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हालत एक कन्हैया किसकी रचना है? यह भी अच्छा प्रश्न है और कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। हालत एक कन्हैया किसकी रचना है? ए विद्यापति, बी रस खान, सी अमीर खुसरो, डी रहीमदास। तो दोस्तों ये किसकी रचना है? सी पार्ट अमीर खुसरो जी की। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।